हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। लास्ट क्लास की तरह मैं आज फिर से ओबीजी की क्लास विद एमसीक्यू एंड थ्योरी क्लास लेके आया हूं। एमसीक्यू भी साथ में होंगे और इसके साथ में हम थ्योरी क्लासेस भी देखेंगे। कुछ मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया है जो आपको लास्ट यूपीपीएससी एग्जाम में देखने को मिले थे, और कुछ जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो हमने नॉर्सेट लेवल के रखे हैं। तो दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, और साथ में केजीएमयू का जो एग्जाम है उसमें भी ऐसे तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। तो इस क्लास का आनंद लीजिएगा, पूरे मन के साथ में इस क्लास को देखिए, और साथ में पेन और नोट्स को अपने साथ में रखिएगा। आपको साथ के साथ नोट भी करना है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और क्लास में भरपूर आपको पूरा मन लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास का पहला एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू बोल रहा है इसका, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसके रिगार्डिंग है? ये फेलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग है, यानी फेलोपियन ट्यूब के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया दिया गया है। उसमें से क्या करना है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान देना है। ऑप्शन में दिया गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दो चीज ध्यान रखनी है, एक करेक्ट स्टेटमेंट और एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, एग्जाम में आपको कंफ्यूजन करने के लिए डाल सकता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि जैसा कि यहाँ डाल दिया है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ना। तो ऐसे वर्ड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये जितने भी सारे स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से एक गलत कौन सा है वो स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, सीरोसा मस्कुलर एंड म्यूकोसा आर द लेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी लेयर की बात हो रही है। तो लेयर उसकी कितनी होती है? फेलोपियन ट्यूब की जो लेयर होती है वो कितनी होती है? तो फेलोपियन ट्यूब की लेयर है, यहाँ पे बात हो रही है, तीन लेयर यहाँ पे बताई गई है। और तीनों लेयर कौन सी होती हैं? तीन लेयर होती है इसके अंदर। सबसे आउटर, एक आउटर होती है, एक मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर है, और एक इनर लेयर होगी, एक इनर लेयर है। आउटर लेयर है वो सीरोसा लेयर है, आउटर वाली सीरोसा, जिसको एडवेंटिसिया के नाम से भी जानते हैं। मिडिल लेयर मस्कुलर लेयर होती है, जो मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर लेयर। और इनर वाली लेयर होती है वो म्यूकोसा की बनी होती है। कौन सी? म्यूकोसा की बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से तीन लेयर है किसके पास? फेलोपियन ट्यूब के साथ। तो हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे। स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो बोल रहा है कि सीरोसा, मस्कुलर और म्यूकोसा, यानी कि तीनों की तीनों लेयर है फेलोपियन ट्यूब की, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। क्लियर दोस्तों? दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है यहाँ पे, दूसरा स्टेटमेंट देखिएगा, कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रीडोमिनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बिल्कुल सही बात है ये भी। कॉलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम यानी कि जो सेल्स हैं वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। विच सेल प्रेजेंट इन दी फेलोपियन ट्यूब? विच सेल, विच सेल, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए। विच सेल प्रेजेंट इन दी फेलोपियन ट्यूब? विच सेल प्रेजेंट इन फेलोपियन ट्यूब? इन फेलोपियन ट्यूब। तो आपको आंसर करना है, फेलोपियन ट्यूब के पास दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी दो टाइप की सेल है? तो पहली है सिलिएटेड कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल। पहली सेल सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल। और दूसरी सेल है यहाँ पे नॉन सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड कॉलमनार, कॉलमनार एपिथेलियल सेल। तो एक सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल, दूसरी नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल। दोस्तों ध्यान रखना है, सिलिया कहाँ प्रेजेंट है? आपके फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट रहती है, जो मूवमेंट कराती है ओवम को और जाइगोट को, फॉरवर्ड मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स। दूसरी सेल भी प्रेजेंट है जो कि पहली वाली सेल से और भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहली वाली सेल का तो काम आपको मैंने बता दिया कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करती है, यानी सिलिया प्रेजेंट रहती है। वो सिलिया ओवम के अंदर, जाइगोट के अंदर फॉरवर्ड मूवमेंट लगाती है, जिसकी वजह से जो ओवम और जाइगोट होता है वो फॉरवर्ड टर्न हो पाता है आगे की साइड में। दूसरा, नॉन सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल सेल्स जो होती है
वो उसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम होता है इसका पैग सेल। दूसरा नाम क्या होता है? पैग सेल, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है? ये ओवम को, ओवम को और जायगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। दोस्तों याद रखना है, यहाँ पे भूलना नहीं है आपको। पैग सेल किसके अंदर प्रेजेंट है? ऑप्शन मिलेंगे आपको, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और ब्रेस्ट। चार ऑप्शन मिलेंगे। आंसर करना है आपको, पैग सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। पैग सेल कहाँ प्रेजेंट होगी? फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगी, जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलिए तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम इसका। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, यूटेराइन एंड ओवियन ओवेरियन आर्टरी सप्लाई टू इट, सप्लाई ब्लड टू इट। ओवेरियन और यूटेराइन आर्टरी, यानी यूट्रस की आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी जो ब्रांचेस हैं, दोनों ही यूट्रस और ओवरी को सप्लाई करती है। वो आर्टरी फेलोपियन ट्यूब को भी सप्लाई करती हैं। ब्लड सप्लाई कहाँ से हो रही है? फेलोपियन ट्यूब की, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा और ओवेरियन आर्टरी के द्वारा, जो कि ये भी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये जो तीन ऑप्शन है आपके, तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हैं? तीनों के तीनों ऑप्शन कैसे हैं? करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे? चौथा ऑप्शन बोल रहा है, द मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ओवा। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन बोल रहा है, क्या इसका मेन फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ ओवा होता है, यानी कि ओवम का प्रोडक्शन करना? क्या फैलोपियन ट्यूब का काम है? जी बिल्कुल नहीं। ये काम होता है, ये फंक्शन किसका है? आपको ध्यान रखना है, ये फंक्शन होता है ओवरी का। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ओवरी का फंक्शन, मेन काम भैया ओवम का प्रोडक्शन करना होता है, फैलोपियन ट्यूब का प्रोडक्शन करना नहीं होता। यानी कि तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट ही तो पूछा है ऑप्शन ने हमारे लिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। क्लियर दोस्तों? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए। मैंने आपको इसमें फेलोपियन ट्यूब की लेयर के बारे में बता दिया, तीन लेयर प्रेजेंट है, सीरोसा, मस्कुलर और म्यूकोसा। दूसरा मैंने क्वेश्चन बता दिया इसके अंदर कौन से दो तरह की सेल प्रेजेंट है, तो दोनों तरह की सेल रखना, दोनों का फंक्शन याद रखना है। इसके अंदर कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम सेल भी है और नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल भी है इसके अंदर। तो ध्यान रखना है, कॉलमनार सिलिएटेड वाली है वो तो फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है ओवम के लिए, और नॉन सिलिएटेड है वो क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो एक क्वेश्चन तो आपको आपका हो गया कि फंक्शन बताओ नॉन सिलिएटेड के अंदर, नॉन सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल, तो उसका फंक्शन क्या है? तो फॉरवर्ड द मूवमेंट किसके अंदर? जाइगोट के अंदर या फिर ओवम के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि नॉन सिलेटेड सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? आप आंसर करेंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि पैग सेल कहाँ प्रेजेंट है? तो आंसर करेंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होती है। चौथा क्वेश्चन बनता है पैग सेल का काम क्या है? आप आंसर करेंगे ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इसके लिए, ओवम और जाइगोट के लिए। क्लियर दोस्तों? इस तरह से आपको ये चार क्वेश्चन यहाँ से बने। यूटेराइन एंड ओवेरियन आर्टरी भी आपको ध्यान रखनी है, दोनों की दोनों ब्लड सप्लाई करती हैं किसके लिए? फैलोपियन ट्यूब के लिए। ये आपका पांचवा क्वेश्चन बना। और लास्टवा क्वेश्चन कौन सा? प्रोडक्शन ऑफ ओवम कहाँ से होता है? ओवरी से होता है। क्लियर दोस्तों? 6 क्वेश्चन इसके अंदर, 6-7 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, 6-7 क्वेश्चन कवर किए हैं इसके अंदर। तो ये आपको क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे आपके नोट्स पे लिखे हुए होने चाहिए और आपको याद होने चाहिए इसी क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है आपको इन्हीं आगे वाले एग्जाम में। तो हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कीमती है, उस क्वेश्चन को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे सभी क्वेश्चन जो यहाँ पे लेके आए गए हैं तो ये पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ यूट्रस अमंग द फॉलोइंग। चलिए यहाँ पे एक चीज कर लीजिए, एक्सेप्ट लगा लीजिए आगे। अब ये आपका राइट ऑप्शन हो गया है, एक्सेप्ट लगा के क्या हो गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आइडेंटिफाई द यूट्रस पार्ट ऑफ यूट्रस अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इसके अंदर क्या नहीं है? यूट्रस का एक पार्ट नहीं है, बल्वा, बॉडी, सर्विक्स, स्टमस और ऑल ऑफ दीज। यानी बोल रहा है बल्वा पार्ट नहीं है, बॉडी नहीं है, सर्विक्स नहीं है, स्टमस नहीं है, या फिर सभी नहीं है। भाई सभी तो पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, उसके यूट्रस के बॉडी भी पार्ट होता है, सर्विक्स भी होता है, स्टमस भी। कौन सा नहीं होता? बल्वा नहीं होता भैया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बल्वा होगा।
चलिए देख रहे हैं पार्ट ऑफ यूट्रस कौन से होंगे। पार्ट ऑफ यूट्रस, पार्ट्स ऑफ यूट्रस। देखिए पार्ट्स ऑफ यूट्रस कौन से होते हैं। यूट्रस, मैं एक डायग्राम के साथ में क्लियर करना चाहता हूं आपको कि यूट्रस जो होता है, यूट्रस जो होता है वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है उसका। यूट्रस का स्ट्रक्चर कैसा, ये थोड़ा सा आपको दिखने में सुंदर नहीं लग रहा होगा, बट आप समझ लीजिए ये क्या है, यूट्रस है। क्या है ये, यूट्रस है। यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहती है क्या, फैलोपियन ट्यूब। दोनों साइड में प्रेजेंट रहेंगी फैलोपियन ट्यूब, जो कि मैं नहीं बना रहा हूँ ओवरी वगैरह को, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको यूट्रस के पार्ट, है ना। तो मैं यहाँ से गायब कर दे रहा हूँ अभी फैलोपियन ट्यूब को, तो यूट्रस यूट्रस के पार्ट बताए जा रहे हैं। यूट्रस का एक पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यूट्रस के अंदर टोटल जो पार्ट दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं आपको, तीन पार्ट दिख रहे हैं। यूट्रस के अंदर कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको, तीन पार्ट दिख रहे हैं। पहला ये दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा और तीसरा। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट जो छोटा है, नैरो है, उसको हम बोलते हैं स्थमस। स्थमस, स्थमस नैरो पार्ट होता है, जो कि नैरो पार्ट देखो कहाँ कहाँ है आपके, वर्टिब्रा के अंदर है, वहां भी स्थमस प्रेजेंट है ना। स्थमस वर्टिब्रा के अंदर भी है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी नैरो पार्ट है, वहां पे भी है स्थमस प्रेजेंट है ना। तो जहां जहां नैरो पार्ट होता है वहां स्थमस प्रेजेंट होता है। तो लास्ट और जो नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है ये सर्विक्स है। तो यूट्रस के तीन मेन पार्ट हैं, बॉडी, स्थमस और सर्विक्स। इस बॉडी के अंदर आपको दो पार्ट देखने को मिलते हैं। ये जो बॉडी है इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं, एक तो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट ये वाला होता है यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा कैविटी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट होता है। चलिए दो पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस, और नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी। तो दोस्तों याद रखो कितने मैंने पार्ट बताए इसके, मेन पार्ट तो तीन है, बॉडी, स्थमस, सर्विक्स। बॉडी के कितने पार्ट है, दो पार्ट हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस होता है और नीचे वाला पार्ट बॉडी कैविटी होता है। इस तरह से हम याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइज ऑफ यूट्रस। साइज ऑफ यूट्रस जो कि पूछा गया है, साइज कितना होता है यूट्रस का, यानी कि इसकी लंबाई पूछेगा आपसे, लेंथ पूछेगा, दूसरा इसकी विड्थ पूछ सकता है, मतलब मोटाई पूछ सकता है, सॉरी चौड़ाई, चौड़ाई पूछ सकता है, और तीसरा थिकनेस पूछ सकता है, यानी कि इसकी मोटाई पूछ सकता है। तो इसकी लंबाई आपको याद करनी है, कितनी होती है, समथिंग 7.5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ किसकी कितनी होती है इसकी, समथिंग 5 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होती है इसकी, समथिंग 5 सेंटीमीटर होती है। और थिकनेस कितनी होती है इसकी, समथिंग इसकी जो थिकनेस होती है 1.25 सेंटीमीटर से लेके, ये थिकनेस देखने को मिलती है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, यानी 1.25 सेंटीमीटर से लेके 2.5 सेंटीमीटर के बीच में इसकी थिकनेस देखने को मिलती है। तो याद करने का तरीका, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5, 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, इसका डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 5, और इसका ट्रिपल कर दिया ढाई का तो 7.5 हो जाएगा, है ना। इस तरह से याद रखना है आपको, ढाई का डबल 5 और ढाई का ट्रिपल कितना हो गया, 7.5। ढाई क्या है यहाँ पे, इसकी थिकनेस है, मोटाई है, ये क्या है, थिकनेस का मतलब मोटाई है, मोटाई। विड्थ का मतलब इसकी चौड़ाई है, और लेंथ का मतलब इसकी लंबाई है ना दोस्तों। तो इस तरह से आप याद कर पाएंगे कितना साइज होगा। चलिए इसमें से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसकी लंबाई पूछी गई थी, लेंथ पूछी गई थी पिछले एग्जाम के अंदर, 7.5 सेंटीमीटर आपको याद रख लेना। 7.5 अगर ऑप्शन में है तो 7.5 राइट कर देना, 8 है तो 8, 7.5 नहीं है, 8 है ऑप्शन में तो 8 कर देना। ठीक है, क्लियर दोस्तों। यानी उसी के आसपास आपको लंबाई देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले एग्जाम में मिली है देखने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं बोल रहे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे कौन सा पार्ट नहीं है, बलवा नहीं है। बलवा हम किसको बोलते हैं, बलवा नाम दिया जाता है किसको, बलवा होता है दूसरा नाम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है बलवा। क्लियर दोस्तों, समझ में आया होगा, ये यूट्रस का पार्ट नहीं होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन,
द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस की पोजीशन के बारे में बात हो रही है। तो पोजीशन ऑफ यूट्रस कौन सी होती है? चार ऑप्शन है आपके पास, एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स, रेट्रोवर्टेड, रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोवर्टेड एंटीफ्लेक्स और एंटीवर्टेड रेट्रोफ्लेक्स। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये भी, बहुत बार, यानी आज के सेशन में वही क्वेश्चन है जो पीछे रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सभी क्वेश्चंस पे, और आगे आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। चलिए, यूट्रस है, यूट्रस की पोजीशन के बारे में बात हो रही है। तो यूट्रस की जो पोजीशन होती है वो आपको पता है, यूट्रस क्या होता है, आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। किसके ऊपर झुका हुआ होता है? ब्लैडर के ऊपर। आगे की तरफ ये जो झुकाव लग रहा है वो किसके ऊपर है? ब्लैडर के ऊपर। तो इसी के साथ में यूट्रस के दो एंगल बनते हैं, एक एंगल ये बनता है और दूसरा एंगल ये बनता है। कितने एंगल बनते हैं? दो एंगल बनते हैं यूट्रस के साथ में। दोनों के डायग्राम देख लो, एक एंगल तो ये यहां से यहां तक बनेगा, दूसरा एंगल यूट्रस का ये बनेगा। एक एंगल, एंगल यूट्रस का किसके साथ में बना? एंगल विद सेल्फ, एंगल विद सेल्फ। और एक एंगल ये किसके साथ में बना? नीचे वाला एंगल बना एंगल विद, एंगल ऑफ यूट्रस विद, विद सर्विक्स, एक सर्विक्स के साथ में बन गया। एक एंगल खुद के साथ में बनता है यूट्रस का और दूसरा एंगल सर्विक्स के साथ में बनाता है। तो एक एंगल जो खुद के साथ में बनाया है उसको बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंटी फ्लेक्शन। एंटी फ्लेक्शन एंगल कितने डिग्री का है? समथिंग 120 डिग्री का होता है। क्लियर दोस्तों? दूसरा एंगल बनता है एंगल ऑफ यूट्रस विद सर्विक्स, सर्विक्स के साथ में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंटी वर्टेड, एंटी वर्टेड बोल दो या फिर एंटी वर्टेक्स बोल दो। ये एंगल कितने डिग्री का होता है? समथिंग होता है 90 डिग्री का। तो दो एंगल है, एक एंगल खुद के साथ में, दूसरा एंगल सर्विक्स के साथ में। यूट्रस का खुद के साथ में एंगल एंटी फ्लेक्शन होता है, 120 डिग्री के समथिंग होता है। यूट्रस का सर्विक्स के साथ में एंगल एंटी वर्टेक्स बोलते हैं, 90 डिग्री के समथिंग होता है। क्लियर दोस्तों? दोनों ही समझ में आए? तो देखो, एंटी फ्लेक्शन एंटी वर्टेड कौन सा है? बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी के सारे गलत हैं। एंटीवर्टेड बिल्कुल सही बात मैंने बोला ना, यहाँ पे ये कौन सा एंगल है? एंटीवर्टेड। और दूसरा एंटी फ्लेक्शन, ये है ना एंटी फ्लेक्शन। बिल्कुल दोस्तों, राइट ऑप्शन आपका यही होगा। बाकी तीनों ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, ये किसी के एंगल भी नहीं है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट टर्म यूट्रस वेट इज, टर्म पे बात हो रही है। टर्म बोले तो प्रेगनेंसी हो गई है, और प्रेगनेंसी टर्म पे पहुंच गई है, 37 वीक से 42 वीक के बीच की बात हो रही है। तब वहां पे यूट्रस का वेट कितना होता है, यूट्रस का वजन कितना होता है? तो देखिए, नॉर्मल वेट कितना है यूट्रस का? नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट ऑफ यूट्रस, ध्यान रखना है आपको। यूट्रस का जो वेट होता है नॉर्मल, वो होता है आपका 50 से 80 ग्राम का। कितना होता है? 50 से 80 ग्राम का। इसमें से एवरेज पूछा जाता है, एवरेज वेट आपको याद करना है, 60 ग्राम का वेट होता है यूट्रस का, जो कि नॉर्मल है। और ये नॉन प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर अगर हम वेट देखेंगे, वेट ऑफ यूट्रस का चेक करेंगे, तो प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का वेट जो होता है, और एट टर्म पे, एट टर्म की बात हो रही है, एट टर्म पे यानी कि 37 वीक से 42 वीक के बीच में एवरेज 40 वीक के समथिंग इसका वेट देखने को मिलता है आपको, समथिंग 900 ग्राम का। कितना? 900 ग्राम का, जो कि एक एवरेज वेट लिया है मैंने। रेंज में आपको 800 से 1000 ग्राम के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि राइट ऑप्शन है आपका डी। राइट ऑप्शन कौन सा है? डी। क्लियर दोस्तों? समझ में आया होगा। यूट्रस का वेट टर्म पे कितना होता है? 800 से 1000 ग्राम का। एवरेज पूछा जाए तो 900 ग्राम आपको आंसर दे देना है। क्लियर? राइट, मिल गया होगा आपको अपना आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेस मेकर ऑफ यूट्रस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का पेस मेकर किसको बोला जाता है? ट्यूबल ओस्टिया को बोला जाता है, एसए नोड को बोला जाता है, एबी नोड को बोला जाता है, या फिर परकिंजी फाइबर को बोला जाता है? दोस्तों याद रखना, यहाँ पे पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कौन होता है? ट्यूबल ओस्टिया होता है। क्या होता है? ट्यूबल ओस्टिया होता है। चलिए, यानी कि देखिए, मैं डायग्राम के साथ में आपको क्लियर कर रहा हूँ। यूट्रस जो होता है, यूट्रस जो होता है, ये इसकी पोजीशन भी बताऊंगा आपको ट्यूबल ओस्टिया की कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। ट्यूबल ओस्टिया की पोजीशन भी कहाँ प्रेजेंट होगी, सब बताने वाला हूँ मैं इस क्लास के अंदर आपको। ये देखिए, मैंने यूट्रस बनाया, ये
और मैंने अभी जो पीछे बताया था वैसा ही उसी टाइप का कुछ यूट्रस बनेगा यूं करके। यहाँ पे इसकी फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होंगी दोनों साइड में। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब भी प्रेजेंट है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे एक कुछ पेस मेकर प्रेजेंट होते हैं नियर दी ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है वहीं पे कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, जो यहाँ पे आके ऑक्सीटोसिन यहाँ पे आके वर्क करता है और यहीं से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसी स्ट्रक्चर को बोला गया है क्या? ट्यूबल पोस्टिया। इसी स्ट्रक्चर को बोला गया है क्या? ट्यूबल पोस्टिया। और ये क्या है? पेसमेकर ऑफ यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस का पेसमेकर या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का पेसमेकर कौन होता है? ट्यूबल पोस्टिया होता है। ऐसे नोड क्या है? पेसमेकर किसका है? हार्ट का। और कौन सा? प्राइमरी पेसमेकर। प्राइमरी पेसमेकर। प्राइमरी पेसमेकर ऑफ हार्ट। अगर आपसे हार्ट का प्राइमरी पेसमेकर पूछा गया है तो आंसर किसको करेंगे आप? ऐसे नोड को करेंगे। सेकेंडरी पेसमेकर पूछा जाए तो आप एबी नोड को आंसर कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? मेन जो पेसमेकर है हार्ट का वो ऐसे नोड का है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्लास की क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसके अंदर दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। सबसे पहले ऊपर वाला देख लीजिए। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पान और वायबिलिटी फॉर oocyte? मैं इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको आ रहा होगा। लाइफ स्पान पूछा गया है, यानी कि जीवन काल पूछा गया है किसका? oocyte का। सॉरी, वायबिलिटी फॉर oocyte। oocyte का लाइफ स्पान पूछा गया है यहाँ पे। तो oocyte का लाइफ स्पान कितना होता है? 12 घंटे से कम, 24 घंटे से 48 घंटे, 12 से 24 घंटे, या फिर 48 से 72 घंटे। क्लियर दोस्तों? चलिए बता दीजिए जल्दी से। पहले वाले में यानी कि जो ऊसाइट है, ऊसाइट बोले तो किसको बोलेंगे? ऊसाइट ओवम के लिए बोला गया है। ये ओवम की लाइफ स्पान कितनी है दोस्तों? अब तो समझ में आ गया होगा। ओवम में बोल रहा हूं तो 12 से 24 घंटे करेक्ट आंसर होता है। दूसरा, हम इसी के तरह दूसरा जो क्वेश्चन है उसको ही देख लेते हैं। स्पर्मेटोजोआ इज वायबल फॉर ए पीरियड ऑफ। स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो कितना वायबल है? कितने पीरियड तक? कितने पीरियड तक वो वायबल रह सकता है? तो आपको आंसर करना है। स्पर्मेटोजोआ से समझ में आ रहा होगा, स्पर्म। स्पर्म, तो स्पर्म का जो लाइफ स्पान होती है वो कितनी होती है? 48 से 72 घंटे। 48 to 72 आवर्स लाइफ स्पान है किसकी? आपके स्पर्म की। और यहाँ पे ओवम की लाइफ स्पान कितनी होती है? 12 से 24 घंटे। यानी कि oocyte पूछा गया है तो oocyte की जो लाइफ स्पान है वो कितनी होगी दोस्तों? वो होगी 12 से 24 घंटे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ओवम के नाम से जानते हैं oocyte को। तो दोनों ही यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में दोनों अलग अलग डाल दिए हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। oocyte मतलब ओवम, स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म। oocyte ओवम, स्पर्मेटोजोआ बोले तो स्पर्म। और दोनों की लाइफ स्पान आपको याद रखनी है। चलिए हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ओवरी इज रेफर टू एज। मैंने पीछे बता चुका हूँ इसको। डिस्चार्ज ऑफ ओवम, ओवम डिस्चार्ज हो रहा है कहाँ से? ओवरी से। ओवरी से ओवम डिस्चार्ज हो रहा है, इसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन होना पीछे वाली क्लास में हम देख चुके हैं। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ओवम निकल रहा है, ओवरी से बाहर आ रहा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। मैचुरेशन क्या होता है? कोई भी सेल मैच्योर हो रही है उसको मैचुरेशन बोलते हैं। प्रोलिफरेशन क्या होता है? सेल डिवीजन को प्रोलिफरेशन बोला जाता है। नाइडेशन क्या है? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाइडेशन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? चार ऑप्शन क्लियर करने हैं आपको। चार ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो राइट है इसका। मैचुरेशन क्या होता है? कोई भी सेल अपना मैक्सिमम फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है, उसको मैचुरेशन बोला जाता है। प्रोलिफरेशन क्या होता है? सेल डिवीजन को प्रोलिफरेशन बोलते हैं। नाइडेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइडेशन बोलते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन दी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बोला गया है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है भैया? फीमेल के अंदर। तो वैजाना के अंदर, सर्विस के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, यूट्रस के अंदर। आप आंसर कर रहे होंगे इसका आंसर क्या है? आप आंसर कर रहे होंगे सर फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में नहीं है, तो मैं पीछे बता तो चुका हूं ना आपको। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट। क्या होता है? ओविडक्ट।
ओविडक्ट के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए, कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ पर बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ बनता है, चलिए ध्यान रखिएगा इसको, मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम कैसे कलर का सबस्टेंस रहता है, येलो कलर का सबस्टेंस रहता है, येलो कलर का सबस्टेंस होता है। भैया कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट इन ओवरी, जो कि आपको आंसर मिल गया, प्रेजेंट इन ओवरी, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, नहीं भूलना दोस्तों, ठीक है। किससे फॉर्मेशन होता है इसका, फॉर्मेशन बाई, फॉर्मेशन बाई किसके द्वारा, रप्चर्ड पीसेस ऑफ फॉलिकल्स, रप्चर्ड पीसेस ऑफ, रप्चर्ड पीसेस ऑफ फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स के रप्चर्ड, फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है, वहां से ओवम निकल जाता है, ओवम तो अलग हो गया फॉलिकल से, अब फॉलिकल्स जो रप्चर हो गया था उसके पीस बचे हुए थे, रप्चर्ड पीस बचे हुए थे, वही किसका फॉर्मेशन करते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर दोस्तों, आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में हम आगे बता देंगे आपको, कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है, कैसे बनता है, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है इसको बनाने के लिए, कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है इसको रप्चर करने के लिए, फॉलिकल्स को मैच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन से डे पे जाके ये रप्चर होता है, वो सारे हम आगे क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करने का। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर तो आप राइट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, तो करेक्ट ऑर्डर देख लीजिए दोस्तों, ऊजेनेसिस हो रहा है, ऊजेनेसिस बोले तो, ऊजेनेसिस बोले तो एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या बन रहा है, क्या बन रहा है इसके अंदर, ओवम बन रहा है, यानी कि ओव्यूलेशन हो रहा है, उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस बोला जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको ऊगोनिया बनती है, सबसे पहले क्या बनेगी, ऊगोनिया बनेगी, ऊगोनिया से प्राइमरी ऊसाइड बन जाते हैं, प्राइमरी ऊसाइड एट बर्थ, बर्थ पे ही बन जाते हैं, जब फीमेल छोटी होती है, फीमेल बेबी होती है, बर्थ उसने ले लिया है, बर्थ के बाद में क्या बन जाते हैं, प्राइमरी ऊसाइड बन जाते हैं। प्राइमरी ऊसाइड फिर ये बहुत लंबे टाइम तक पड़े रहते हैं ओवरी के अंदर, जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद में जब फॉलिकल्स ओव्यूलेशन होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेकेंडरी साइड में चेंज होते हैं ये, है ना, तो मेसो साइकिल आएगी, उसके बाद में हम क्या बनता है ये, सेकेंडरी ऊसाइड बनाते हैं, सेकेंडरी ऊसाइड बनते हैं, और सेकेंडरी ऊसाइड ही क्या कहलाता है आपका, फिर ओव्यूलेशन कहलाता है, सेकेंडरी ऊसाइड ही क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। ये करेक्ट सीक्वेंस रहेगा ओपीएसओ। तो देखिए, ऊगोनिया सबसे पहले, प्राइमरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड, और फिर ओव्यूलेशन। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबसे पहले ऊगोनिया, प्राइमरी ऊसाइड, सेकेंडरी ऊसाइड और ओव्यूलेशन, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन देखिए, प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड तो पहले नहीं बनते भैया, ये तो प्राइमरी ऊसाइड तो एट बर्थ पे बनते हैं, उससे पहले फॉलिकल्स जब फीमेल बनती है, फीटस इंट्रायूटरल लाइफ के अंदर होती है, तभी ऊगोनिया बन जाती है ना, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। तीसरा देखिए, ओव्यूलेशन, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड, देखिए यहाँ पे ओव्यूलेशन पहले ही करा दिया इसने, तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, चौथा ऊगोनिया, चलिए यहाँ तक सही है। ओव्यूलेशन, भैया ओव्यूलेशन कहाँ होगा, पहले प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड कहाँ गए, है ना, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है। क्लियर दोस्तों, आई होप कि आपको छोटी सी क्लास और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप मैं आपसे, मुझे लगता है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आगे वाले क्लास के अंदर आप और अच्छे से अपना रेस्पॉन्स देंगे अच्छे से। क्लियर दोस्तों, चलिए इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इसको। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू दोस्तों।